की करें जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की। पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। सबको नमस्कार। नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज दोपहर के सत्र में, है ना। और सबका स्वास्थ्य कैसा है बताइए। सबका स्वास्थ्य ठीक है भैया? ठीक है भैया। पूनम बोल रही हूँ। नमस्कार भैया। नमस्ते नमस्ते। सबका स्वास्थ्य ठीक है? हाँ भैया सब ठीक है। आप लोग सब ठीक है भैया? जी दीदी बहुत बढ़िया। तो चलिए बहुत अच्छे से गीत की प्रस्तुति देते हैं आप और दीदी। हाँ दीदी बहुत बढ़िया। तो मैं दीदी थोड़ा सा कार्यक्रम शुरू होने के पहले आज ये बता दूं कि आज का कार्यक्रम किस तरह से है ना। एक थोड़ा डिटेल हो जाए फिर हम कार्यक्रम शुरू करेंगे दीदी, ठीक है ना। तो जैसा कि आपको विदित है आज का जो कार्यक्रम है इसमें दोपहर के सत्र में 2 से 3 बजे के बीच जो कार्यक्रम है इसमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 उस पर चर्चा होगी। और इसके अलावा अध्यापक शिक्षक है ना, अध्यापक शिक्षकों की तैयारी के क्रम में कौन कौन सी वो बातें हैं जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं इस बारे में चर्चा की जाएगी। और जो हमारा चर्चा का समय हमने इस तरह से बांटा है कि आगे 7 तारीख तक यही कार्यक्रम हम लोग इसको फॉलो करेंगे। इस 1 घंटे के सत्र में हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे वक्ता रहेंगे, जो प्रस्तुत करने वाले होंगे, वे 35 मिनट में अपनी बात रखेंगे और उसके बाद 35 मिनट बात रखेंगे अपने और इस बीच उनका परिचय भी होगा, सत्यापन भी होगा। ऐसे करके 40 मिनट हो सकता है। उसके बाद आप सभी से फीडबैक लिया जाएगा। इसलिए मैं कल ही बोला था कि आप सब कॉपी पेन वगैरह लेके बैठिएगा और सब बात नोट भी करते जाइएगा। हम आराम से चलेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है ना। जहां आपको लगता है आप जरूर सवाल कीजिएगा, जरूर पूछ सकते हैं, आपके जो प्रश्न होंगे, और फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो इसलिए हमने फीडबैक के लिए पर्याप्त समय निकाला। जो हमारे भाई बहन सभी से जुड़े हुए हैं सभी जब तक फीडबैक देंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा क्या चीज पहुंच रहा है क्या चीज नहीं पहुंच पा रहा है ना। तो इसलिए फीडबैक का क्रम रहेगा। तो 15 मिनट इस तरह से ऐसा फीडबैक का क्रम रहेगा। उसके बाद आज के पूरे इसका एक सार के रूप में रीना दीदी इसको प्रस्तुत करेंगी, प्रस्तुति का सारांश, और साथ ही साथ वेद व्यास भैया इसका एक फीडबैक का सारांश रखेंगे और कल के कार्यक्रम की पूरी डिटेल आपको बताएंगे ताकि आप अपडेट रहें आगे क्या क्या होने वाला है। और आप सब ये भी ध्यान रखें कि जो हमारे उत्सव पारा के साथी जो इसमें नहीं जुड़ पा रहे हैं, है ना, तो उनको भी इस बारे में अवगत कराएं कि ये इस तरह से आज हमारा प्रशिक्षण शुरू हो गया है। इसके लिए बहुत तैयारी की गई, पिछले 2 महीने से हमारी तैयारी चल रही थी। तो और पूरे देश भर से जो हमारे नए अतिथि आए हुए हैं, हमारे बंधु भगिनी, तो उत्सव पारा परिवार में और इस अभिभावक शिक्षक प्रशिक्षण सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। श्रीमती जी ये बताइए, क्योंकि इसकी एक बड़े लंबे समय से तैयारी चल रही थी, इसमें बहुत से लोगों का मार्गदर्शन मिला हुआ है ना, तो आप थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से कैसी तैयारी रही और कितने लोगों से मार्गदर्शन मिला, उनके कृतज्ञता क्रम में थोड़ा बताइए श्रीमती जी। जी धन्यवाद श्रीमान जी। जो आपने बताया कृतज्ञता जो मुझे ज्ञापित करनी है, तो सबसे पहले तो परम श्रद्धेय बाबा जी नागराज जी के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं उत्सव पारा साखरी परिवार की ओर से, जिन्होंने
कठिन समाधि संयम के से और फिर इतनी मेहनत के बाद ये जो दर्शन, मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद का अनुसंधान किया और इसीलिए तब सर्वप्रथम उन्हीं के चरणों में हम अपना कृतज्ञता सुमन अर्पित करते हैं। साथ ही स्नेह सलीला हमारी ज्येष्ठ भगिनी अम्बा दीदी जी को भी मैं नमन वंदन करती हूँ और उसके साथ ही जीवन विद्या परिवार से जुड़े हुए पूरे देश भर के सभी केंद्र जैसे बिजनौर, हापुड़, कानपुर, पुणे, इंदौर, प्यूड़ाई, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, हैदराबाद, तेंदुआई, रायगढ़, बेमेतरा, महासमुंद, बुल्ढाना, पूना, बॉम्बे, नागपुर, यवतमाल, आवरी, अछूटी, मानवतीर्थ, रायपुर अभिभावक विद्यालय और अभ्युदय संस्थान अछूटी और भी जितने भी हमारे देश भर में जहाँ भी जितने केंद्र संचालित हो रहे हैं उन सभी ज्येष्ठ बंधु भगिनियों के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, क्योंकि इन सब से पिछले हम 15-20 दिन से प्रत्येक से हमने व्यक्तिगत संपर्क किया और हमको अभी तक तो इतने सालों से जो जीवन विद्या का प्रबोधन के रूप में और अन्य रूपों में सहायता मिली ही, पर अभी हम जो संपर्क किए तो प्रत्येक संस्थान से जिन भी भाई जी बहन जी से हमने संपर्क किया, इनका बहुत हमको मतलब उनका एक स्नेह तो मिला ही, मार्गदर्शन, सहयोग और आशीर्वाद भी इन्होंने दिया और साथ में ये आश्वासन दिया है कि हमसे जो भी हर संभव प्रयास होगा, मार्गदर्शन के रूप में हो, सहयोग के रूप में हो, हम हमेशा आपके साथ है, जितना होगा हम हर संभव प्रयास करेंगे। तो उन लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया और हमारा मतलब हौसला अफजाई की कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम सब आपके साथ हैं। तो उन सब के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। साथ ही जो हमारे उत्सव पारा के सारे बंधु भगिनी हैं और जो छत्तीसगढ़ के सारे जो शिक्षक बंधु भगिनी हैं, जिन्होंने अध्ययन के समय जब से शुरू हुआ है, जो पूरकता निभाई है, उपयुक्तता पूरकता के साथ हम लोग जो परस्परता में इस क्रम में आगे बढ़े हैं और उसी का परिणाम आज इस रूप में यहाँ पर घटित हो रहा है कि आज हम अभिभावक विद्यालय के प्रशिक्षण अभिभावक शिक्षक प्रशिक्षण की शुरुआत के रूप में आज शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो आप सभी बंधु भगिनियों का सबका हार्दिक स्वागत है। चलिए, धन्यवाद श्रीमती जी। इसमें एक प्रस्तुति जब शुरू करें उसके पहले हमने एक व्यवस्था बना रखी है, रोज के क्रम में होगा, आप सभी ध्यान रखेंगे कि जो भी प्रस्तुत करता होंगे उनका परस्परता में, जैसे हम दोनों आज हैं तो मेरा परिचय श्रीमती जी देंगी, उनका परिचय मैं दूंगा और परिचय के साथ ही साथ जब परिचय देने के बाद फिर मैं अपनी प्रस्तुति के पहले सत्यापन करते हुए अपनी बात को आगे रखूंगा। जैसा बाबा जी हमेशा बोलते थे कि सत्यापन के साथ शुरू किया जाए कि हम अभी किस स्थिति में खड़े हुए हैं। तो श्रीमती जी लीजिए परिचय। तो श्रीमान जी का जो परिचय है, जब से पिछले विगत 21 वर्षों से ये व्याख्याता के रूप में डाइट रायपुर में कार्यरत है और शासकीय प्रक्रिया के तहत 2009 में इनको प्रथम जो सत्र था अध्ययन शिविर का, उसमें सहभागी होने का अवसर मिला, जिसमें 52 शिक्षकों ने सहभागिता दी और उसी में फिर एससीईआरटी में ये हुआ कि उनमें से किसी को चुना जाए, कोई 2 को, जो पूरे छत्तीसगढ़ में जो चेतना विकास प्रकोष्ठ है इसमें कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे। तो आपकी ऊर्जा को देखते हुए, आपकी निष्ठा को देखते हुए वर्तमान जो डायरेक्टर थे उन्होंने आपको चेतना विकास मूल्य शिक्षा प्रकोष्ठ का दायित्व सौंपा और उसी क्रम में फिर जो क्रम चले अध्ययन शिविर के, तो 1 वर्षीय अध्ययन शिविर अछूटी में इनका में शामिल हुए। उसके बाद एससीईआरटी रायपुर में इन्होंने चेतना विकास मूल्य शिक्षा प्रकोष्ठ में कार्य करते हुए पूरे प्रदेश के अधिकांश अधिकारियों शिक्षकों का प्रत्यक्ष हो या एजुसेट के माध्यम से हो, परिचय शिविर अध्ययन शिविर की एक श्रृंखला चली और इस कार्य में तत्कालीन स्कूल शिक्षा विभाग के जो सचिव थे और वही एससीईआरटी के डायरेक्टर भी थे, तो इनका भरपूर सहयोग मिला और अभी वर्तमान में वो यहाँ नहीं है, महाराष्ट्र में है, लेकिन अभी भी उनका हमको पूरा सहयोग मिल रहा है और इस जो प्रशिक्षण के दौरान हमने एक सेशन उनका भी रखा है, तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और इसी प्रयास का ही प्रतिफल ये है कि आज प्रदेश में लगभग 150 शिक्षक मध्यस्थ दर्शन की गहराई को समझते हुए अभी जीने के क्रम में प्रयासरत है और इन्हीं के साथ जो सहयोग है इनका विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में भी, चाहे बीएड हो, डीएलएड हो या एमएड हो, इनके छात्राध्यापकों का
पूरे छत्तीसगढ़ में एक समय में ये शिविर संपन्न होता है, जो अभी तक निरंतर जारी है। तो अब मैं सौंपती हूँ श्रीमान जी को कि ये अपना सत्यापन दे, और फिर इनको जो हमारा आज का टॉपिक है, 2 टॉपिक पर चर्चा होनी है। पहला है एनसीएफ 2005 और दूसरा है अभिभावक शिक्षक की तैयारी। तो श्रीमान जी से मैं अनुरोध करती हूँ अपना सत्यापन रखें, साथ ही फिर अपने टॉपिक को कंटिन्यू करें। धन्यवाद श्रीमती जी। मेरे सत्यापन के क्रम में मैं परम पूज्य बाबा जी के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ कि उनके अनुभव की रोशनी में जितने वांग्मय हैं उनका मैं पठन कर पाया, जिसमें मानवीय शिक्षा शोध संस्थान अछोटी के साथ ही देश भर की ज्येष्ठ बंधु भगिनियों का इसमें जो सहयोग और जो मार्गदर्शन मिला है, और जो आगे भी हमें एक उत्सव पारा के मॉडल के रूप में जिन्होंने मार्गदर्शन का आश्वासन दिया है, उन सबको मैं नमन करता हूँ, उन सब के प्रति बहुत कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। इनके साथ ही साथ मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन और साथ ही पत्नी और बच्चों का भी मैं बहुत आभारी हूँ, जिनका भरपूर सहयोग मुझे मिला है, जो मेरे गति को बढ़ाने में अब तक कारगर रहा है। और सत्यापन के बाद जैसे मैंने कहा, तो मैं अभी समझा नहीं हूँ इसको, लेकिन समझने के क्रम में हूँ। और अब एक जब उत्सव पारा का मॉडल, एक शिक्षा और व्यवस्था का मॉडल 30 परिवार मिलकर हमने शुरू किया है, तब हमारा जीने के प्रति विश्वास बढ़ा है, और अब ऐसा लगता है कि परस्परता में बढ़िया साथ भागीदारी करते हुए तृप्तिपूर्वक जिया जा सकता है। चलिए, इसी के साथ ही अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी केवल ये जो 30 तारीख तक का जो सत्र है, एक हल्का फुल्का गाइडलाइन है, शिक्षा प्रक्रिया पे सामान्य चर्चा है, ताकि हमारे जो प्रतिभागी हैं, हमारे जो अभिभावक हैं और जो साथी, उनकी एक सामान्य इसमें एक सोच बन जाए, सामान्य इस पे एक अवधारणा की समझ बना सकें। इसलिए अभी डिटेल नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 में बना था, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, इसके क्या क्या मूल सिद्धांत हैं और वो किस रूप में हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे, ये चर्चा मैं करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं कि आखिर ये 3 बातें आती हैं। एक तो होती है पाठ्यचर्या, जो मैंने अभी कहा आपको, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। एक तो होता है पाठ्यचर्या, दूसरा होता है पाठ्यक्रम, और तीसरा होता है पाठ्यपुस्तक। ये तीनों कैसे एक दूसरे से लिंकेज है, ये मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। पाठ्यचर्या जो होता है, पाठ्यचर्या किसी भी देश की अपनी एक पाठ्यचर्या होती है, और पाठ्यचर्या जो होता है एक बड़ा वृहद स्तर का एक निर्माण होता है, पाठ्यचर्या का निर्माण होता है, जो एक देश के लेवल पे, एक किसी राज्य के लेवल पे इस रूप में डिजाइन किया जाता है। उसको एक मोटा मोटा गाइडलाइन होता है कि आने वाला 10 साल या 15 साल, है ना, शिक्षा के लेवल पे हम अपने देश को किधर ले जाना चाहते हैं, वर्तमान की क्या दिशा और दशा है, और हम आगे इसको कहाँ ले जाना चाहते हैं। इसी कड़ी में करिकुलम यानी पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। अब ये तो एक मोटा मोटा गाइडलाइन होता है। अब इसको कैसे जमीनी हकीकत, जमीनी धरातल पे लाएं, इसके लिए रहता है कि उन पाठ्यचर्या को कैसे अपन लोगों तक पहुंचा सकें। इसी के लिए एक सिलेबस बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं पाठ्यक्रम बोला, है ना। तो पहला पाठ्यचर्या हो गया, मोटा मोटा गाइडलाइन, है ना। इसके बाद इस बनाई जाती है सिलेबस, यानी पाठ्यक्रम बनाया जाता है। इसमें हिंदी में ये देंगे, इसमें गणित में ये देंगे, इसमें पर्यावरण में देंगे। ये तमाम सारे मुद्दों पे चर्चा होती है, शिक्षा भी चर्चा करते हैं, और इसके आधार पे ये आपका पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। और उस पाठ्यक्रम को पहुंचाने के लिए फिर पाठ्य पुस्तक बनाए जाते हैं, जो कि आजकल वर्तमान में देखे होंगे आप, लर्निंग आउटकम के बेस पे बहुत सारे ये अलग अलग विषयों के पाठ्य पुस्तक बनाए गए हैं। इस तरह से तीनों का एक लिंकेज हो गया। पहला बताया मैं, पाठ्यचर्या होता है ना, बड़े लेवल पे, देश के लेवल पे बड़े लेवल पे एक पाठ्यचर्या हो गया, जो हमें दिशा निर्देश देती है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। उसको पूरा करने के लिए सिलेबस रहता है, पाठ्यक्रम रहता है, और उसको फिर और क्लियर कट ले जाने के लिए क्या क्या उसमें एक्टिविटी होंगी, कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट को ले जाएगा, उसके लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाता है। तो ये तो मोटा मोटा हो गया। अब ये 5 सिद्धांत, आधारभूत सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के, ये 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये थोड़ा सा मैं रखना चाहूंगा। बहुत स्लो चलूंगा ताकि आप आराम से सुन सकें, है ना। पहला सिद्धांत बोलता है, इसका पहला सिद्धांत कहता है, और यदि आप में से कुछ मे बी आप शायद कई लोग ऐसा भी हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग 5 सिद्धांत बताएंगे, हो सकता है डिटेल जानना चाहेंगे तो नेट में डिटेल दिया हुआ है, 5 अध्याय हैं, उन्हीं 5 अध्याय में से 5 सिद्धांत चुन के आपके लिए निकाला गया है ना। तो पहला जो सिद्धांत है वो ये कहता है, हर बच्चा पूर्व ज्ञान लेकर के कक्षा में आता है, अतः उसके आसपास के परिवेश से जोड़कर अध्यापन कराया जाए।
ताकि वह अपने पूर्व ज्ञान को इस नवीन ज्ञान से जोड़ करके और एक नए ज्ञान का सृजन कर सके। इस तरह से इसमें कहा गया है कि हर बच्चा ज्ञान का सृजन करता होता है। इसी को कई बार बोलते हैं रचनावादी मॉडल, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के नाम से जाना जाता है कि हर बच्चा ज्ञान का सृजन करता है। इसमें एक बात और बताना चाहूंगा कि एक बोला जाता है कि आखिर सीखने की अनिवार्य शर्त क्या होती है। तो सीखने की एक अनिवार्य शर्त है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो होता है सीखने का, लर्निंग का जो होता है, बड़ी चीजें है सीखने के लिए कि जो सीखने वाला जो होता है वह सक्रिय रूप से सहभागी रहे। और सक्रिय रूप से सहभागी तभी रहेगा जब उसको आप इस तरीके से बताएं कि बच्चा उसको कनेक्ट कर सके। और इसीलिए कहा कि बच्चे की पूर्व ज्ञान को लेकर के आप चलेंगे तो बच्चा तुरंत कनेक्ट हो जाता है, तुरंत उसका ब्रेन एक्टिव हो जाता है, मेधस काम करने लगता है। और इस तरह से उसको आप जो बता रहे हैं उसको लेकर के अपने पूर्व ज्ञान को जोड़ करके नए ज्ञान का सृजन करता है। आपको पता ही है, जब बच्चा नर्सरी क्लास में आता है, एक रिसर्च हुआ है जिसमें पता चला है कि बच्चा 2500 से भी अधिक शब्द लेके आता है। और आज यदि टेक्नोलॉजी को ले लें, मोबाइल को ले लें, तो बच्चा तो आज हमसे भी कहीं ऊंचा हो गया है, कितना सारा नॉलेज लेके आता है। बस जरूरी इस बात का है कि इसको हम अपने उनके दैनिक जीवन से अध्यापन को जोड़ते हुए ले चले ताकि बच्चा नए ज्ञान का सृजन कर सके। तो ये पहला सिद्धांत है ना। ठीक, दूसरा सिद्धांत कहता है, दूसरा सिद्धांत कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। आप देखते हैं आज का हमारा जो पूरा सिस्टम है, हमारा पूरा सिस्टम ऐसा हो गया है जिसको एक शिक्षा के वर्ड में हम लोग बोलते हैं, इसको लर्निंग क्या बोलते हैं, बैंकिंग मॉडल। जैसे लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर निकाल लेते हैं, वैसे ही आज का सिस्टम ऐसा हो गया है। हमें बहुत सारी चीजें रट लेते हैं और जाके एग्जाम हॉल में उसी को पूरा का पूरा निकाल देते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं क्या है कैसा है। तो इसीलिए कहा जो पढ़ाई का हमारा जो प्रणाली है उसको रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए और ऐसे अवसर दिए जाएं बच्चों को, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चे को जोड़ा जाए, ऐसे कुछ गतिविधियां कराई जाए बच्चे को, ताकि वह रटंत प्रणाली सीख के बजाय बच्चों में समझ को बढ़ावा दे सके, समझ को बढ़ावा दे सके, अपना वो ज्ञान को स्थायी बना सके। तो ये दूसरा सिद्धांत कहता है कि बच्चे की पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त कर समझ की ओर बढ़ावा दिया जाए। तीसरा जो सिद्धांत कहता है कि पाठ्यक्रम, जिसकी चर्चा मैं कुछ देर पहले किया था आपको, पाठ्यचर्या को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम होता है। तो पाठ्यक्रम को इस तरह से बनाया जाए कि बच्चे का चहुमुखी विकास हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके, बच्चा केवल किताब तक ही सीमित ना रहे। इसीलिए आप देखे होंगे जो टाइम टेबल बनता है उसमें खेल का भी पीरियड रहता है, योगा का भी पीरियड रहता है। प्रथम कालखंड में ऐसे ऐसे पीरियड रहते हैं कि बच्चा एनर्जेटिक होके, जैसे खिलाड़ी जब शुरू करता है तो वार्म अप होके जाता है, वैसे ही इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज होती हैं, खेल के पीरियड, योगा के पीरियड, लाइब्रेरी के पीरियड और बहुत सारी ऐसी पीरियड होती हैं ताकि बच्चे का चहुमुखी विकास हो सके, बच्चे को अभिव्यक्ति का मौका मिल सके। और कई जगह आपने देखा होगा कि कई स्कूलों में देखा होगा आपने कि बच्चे का सैटरडे का जो पीरियड होता है उसको पूरा का पूरा सह संज्ञानात्मक क्षेत्र, यानी बच्चा यदि संगीत में उस्ताद है, चित्रकला में उस्ताद है और किसी चीज में उस्ताद है तो इसके बारे में बच्चा अभिव्यक्त कर पाता है, अपनी कला को अभिव्यक्त कर पाता है, एक बड़ा मंच मिलता है। इन्हीं मंच के माध्यम से एक बड़े बड़े संगीतकार, बड़े बड़े कलाविद, एक से एक वो लोग पैदा होते हैं, वो सामने उनका क्रिएटिविटी आता है। तो ये जो कहते हैं, तीसरा सिद्धांत यही कहता है कि बच्चे को ऐसा एक मौका दिया जाए कि उसका सर्वांगीण विकास हो सके, चहुमुखी विकास हो सके। चौथा जो पॉइंट है, चौथा सिद्धांत है एनसीएफ का, ये कहता है कि जो परीक्षा प्रणाली है उसको लचीला बनाया जाए, इतना रिजिड न रखा जाए कि 3 घंटे की परीक्षा से उसको पूरा आप जजमेंट कर लें, या केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र यानी केवल ज्ञान का ही जो क्षेत्र है, किताब की ही जो बातें हैं उसी को ही लेकर के उनका मूल्यांकन किया जाए और बच्चे को ग्रेड दिया जाए या पास फेल कर दिया जाए। तो इसी के बजाय ये एनसीईआरटी ने फिर इसको सोचा, इसी एनसीएफ 2005 के सिद्धांत के आधार पे कि परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाने के क्रम में अब ऐसा किया गया है फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट और साथ ही साथ मूल्यांकन की कड़ी में, आकलन और मूल्यांकन की कड़ी में ये किया गया है कि बच्चे को संज्ञानात्मक क्षेत्र के साथ ही साथ, मैं जो इसके पहले चर्चा कर रहा था, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का भी इक्वल वेटेज दिया जा रहा है ताकि बच्चे का चहुमुखी विकास हो सके और बच्चा एक अपने जो उसका रुचि का क्षेत्र है उसके लेके आगे बढ़ सके, बच्चे को किसी एक क्षेत्र में बांध के ना रख सके हम जो है। और पांचवा और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है दोस्तों, ये कहता है कि बच्चे को इस तरह से अध्यापन कराएं
कि बच्चे में लोकतांत्रिक मूल्यों एवं आदर्शों की स्थापना हो सके, वो इन लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान कर सके और एक बेहतर नागरिक बन सके, एक लोकतांत्रिक नागरिक बन सके। इसी का पूरा प्रयास है दोस्तों। तो एनसीएफ 2005 में आप ये जो 5 बड़े-बड़े सिद्धांत हैं, 5 मूलभूत सिद्धांत हैं, इसी को कहा आधारभूत सिद्धांत। पूरा देश इसी एनसीएफ 2005 के आधार पे हर राज्य अपना अलग-अलग राज्य के अनुसार से, कुछ संदर्भ के अनुसार से बदलाव कर सकता है, लेकिन ये 5 सिद्धांत सब में कॉमन है, जिसको लेकर के बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम प्रदान कर सकते हैं दोस्तों, है ना? तो एनसीएफ 2005 में मेरी तरफ से इतना ही श्रीमती जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, बहुत अच्छे से आप रख पाए इन बातों को। अब श्रीमती जी, अब आपकी प्रस्तुति होनी है, तो उसके पहले आपका मैं परिचय दे दूं, ताकि उसके बाद फिर आप अपना सत्यापन के साथ आप शुरू करेंगे। आप मेरी श्रीमती जी हैं गौरी कांता जी। आप पिछले 25 साल से स्कूल शिक्षा विभाग में पहले शिक्षिका थी और अभी व्याख्याता के रूप में पिछले 12 साल से व्याख्याता के रूप में कार्यरत हैं। आप गणित विषय की व्याख्याता हैं। आप परंपरागत शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी काम किए हैं और साथ ही साथ आपने पिछले 5 साल से यहाँ पे जो अभिभावक विद्यालय रायपुर है, वहां पे भी आप गणित विषय पे रोज 2-2 पीरियड आप लेती रही हैं। तो पिछले 5 साल आपको अभिभावक विद्यालय रायपुर में भी पढ़ाने का अनुभव है। एक तो परंपरा में 25 साल और आपने अभिभावक विद्यालय रायपुर में भी 5 साल आपने दिए हैं। और आप गणित के क्षेत्र में हमेशा एक नई चीज, नए एक्टिविटी, जो कि मैं एनसीएफ में बता रहा था अभी, कैसे बच्चों की क्रिएटिविटी को जगाएं, कैसे नए प्रकार के नवाचार के माध्यम से हम आगे ले जाएं। तो आप गणित के क्षेत्र में इस जिला में नवाचारी शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं और इसी को अप्रिशिएट करने के लिए आपको पिछले अभी कुछ महीने पहले की बात है, छत्तीसगढ़ सरकार ने आपको शिक्षा श्री के पुरस्कार से भी नवाजा है। जहां तक रही बात जीवन विद्या की रोशनी, मध्यस्थ दर्शन की रोशनी से आप, जैसे मैं अपने बारे में बताया, मैं 2009 में आ गया था, लेकिन श्रीमती जी जो है इसमें 2012 में, उसके पहले उनकी तड़फ रही कि मैं भी इसको जल्दी से जल्दी जान सकूं, और आप 2012 में एक व्याख्याता के रूप में आपने इसको परिचय शिविर किया। परिचय शिविर से आगे फिर 1 वर्षीय अध्ययन शिविर किया अछोटी में, और इसके बाद से आपकी जो एक बार अध्ययन शिविर करने के बाद आप सतत इसमें निष्ठान्वित रहे हैं और हमेशा आगे इसको समझने के क्रम में आप लगे रहे हैं। आपकी निष्ठा हमेशा बनी रही है और आपको मैं एक चीज में देख पाता हूं कि आप हमेशा, जब तक एक जीने का डिजाइन नहीं बना था, एक उत्सव पराग रूप में जीने का डिजाइन नहीं बना था, तब तक आप में एक अतृप्ति, आप में एक आवेश के रूप में मुझे बहुत दिखता था। लेकिन जब से पिछले 9 महीने से हम देख रहे हैं, जब से 30 परिवार मिलकर के एक उत्सव पारा रूप में शिक्षा और व्यवस्था का डिजाइन बना है, जिसमें आप सभी बहनों भाइयों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि एक योगेश भाई के शिविर के माध्यम से ही आगे इसकी स्थापना हुई थी। तो सभी बहनों को उसमें बहुत बड़ा योगदान। तो जब से ये उत्सव पारा का डिजाइन बना है, तब से एक आप में तृप्ति का भाव आने लगा है, बड़े आप उत्सवित नजर आने लगे हैं। तो ये परिचय रहा श्रीमती जी का, और अब मैं चाहता हूं कि आप सत्यापन के साथ अपनी प्रस्तुति दें। धन्यवाद श्रीमान जी, सभी को नमस्ते। तो मेरा सत्यापन के पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, बाकी सारे भाइयों सभी का तो मैं कृतज्ञता ज्ञापित कर दी, पर इसी क्रम में मैं ये देख पाती हूँ कि मेरे जो मायके और ससुराल पक्ष के प्रत्येक संबंधी का मुझे यहाँ तक पहुँचाने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साथ ही मेरे श्रीमान जी और बेटी ईला और बेटा ओम, इनके प्रति भी कृतज्ञ हूँ कि इन्होंने जितना मुझे सहयोग दिया है, इसलिए मैं आज इस स्थिति में आ पाई हूँ। तो और मैं ये भी देख पाती हूँ कि पति पत्नी का लक्ष्य यदि एक हो जाता है तो गति, जो हमारी समझने की गति, व्यवस्था के अर्थ में एक लक्ष्य होने से समझने की गति बहुत तीव्र हो जाती है। तो धन्यवाद। और सत्यापन के रूप में जैसा मैं देखती हूँ कि बचपन से ही मैं जब मानव जाति को दुखी देखती थी, तो मेरे को एक, हर व्यक्ति सुखी कैसे रहेगा, इस सूत्र की तलाश थी। परंपरा में बहुत सारी जगह शोध हुए, पर जब जीवन विद्या से जुड़ना हुआ तो यहाँ पर मेरी तलाश पूरी हुई और मुझे ये संभावना दिखी इस अध्ययन क्रम में कि यहाँ पर मेरी तलाश पूरी हो सकती है। और जैसे जैसे अब आगे समझने का क्रम आ रहा है, अभी मैं समझने के क्रम में ही हूँ, अभी मैं समझी नहीं हूँ, लेकिन जितना भी मैं समझ पा रही हूँ, जब से अभी पहले तो जैसे श्रीमान जी ने कहा कि वो तृप्ति नहीं थी, भले ही मैंने 2012 में अध्ययन कर लिया था, अभिभावक विद्यालय में भी पढ़ाया, परंपरा में भी खूब इनोवेटिव वो किए,
मुख्यमंत्री जी ने भी 2-2 बार अवार्ड दिया, लेकिन मुझे वो तृप्ति नहीं थी। पर इन 9 महीनों में जब से उत्सव पारा के संबंधियों के साथ जुड़ी हूँ और पांचों आयाम में भागीदारी जो थोड़ा बहुत समझने के क्रम में परस्परता में कर पा रही हूँ, तो उसमें मेरी जो परस्परता में समझने से जीने की प्रति निष्ठा भी बनी है और स्वयं में मैं पहले से ज्यादा स्थिरता और निश्चितता को देख पा रही हूँ। और एक बात ये भी समझ में आ गई कि अनुभव के बाद तो भी मुझे सुख मिल रहा है और जितना मेरे अंदर उसका उत्सव बना हुआ है और के रूप में मैं स्वयं में देख पाती हूँ, तो सूत्र रूप में कहे तो श्रेय की ओर गतिशील हो गई हूँ और ये विश्वास बन गया है कि निश्चित ही मैं पहुंचूंगी। तो धन्यवाद। तो यदि इसको हम देखें तो इसमें सबसे पहले हम ये जाने कि पहले तो हम अभिभावक में दर्शन के प्रकाश में है पोषण संरक्षण आने वाला जो कर ही रहे, लेकिन जो अभ्युदय को भी फिर देखने जाते हैं तो ये समझ मानवीय शिक्षा, संस्कार, आचरण, व्यवहार, विचार एवं अनुभूति, राज्य व्यवस्था, संविधान परंपरा, संपन्नता व प्रमाण परंपरा। तो इसमें यदि इसको सामान्य भाषा में समझे तो सभी आयाम, कोण, दिशा और परिप्रेक्ष्य है सर्वतोन्मुखी समाधान का मतलब। तो ये तो हो गया एक अभिभावक की बात। अब यदि हम ये देखें कि अध्यापक को दर्शन में अध्यापक की क्या परिभाषा है, तो इसको देखने जाते हैं तो ये समझ में आता है कि अध्यापक की जो गरिमा है, समझदार मानव, समझदारी प्रमाण सहित समझाने सहज कार्य करने वाला, ज्ञान, विवेक, विज्ञान, समाधान सहित समृद्धि संपन्न मानव, स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा व व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक, व्यवसाय अर्थात उत्पादन में स्वावलंबी, ऐसा जो मानव, यही मानव समझदार होने और रहने का प्रमाण है। तो ये तो दर्शन के अनुसार ये कह रहे हैं कि अभिभावक जो है और अध्यापक दोनों अनुभव संपन्न है, मतलब स्वायत्त मानव के रूप में है। तो स्वायत्त मानव को देखे तो अपन उसमें देख ही पा रहे हैं कि हम श्रेष्ठता का सम्मान कर पाए, जो हमसे ज्यादा है हम समझने के लिए उधर समझते ही है और जो कम है तो वहाँ पूरक होते ही है, तो हम श्रेष्ठता का सम्मान कर पाए। यदि हम समाधान को देखें तो पूरा अस्तित्व जैसा है, तो अस्तित्व में जो चारों अवस्थाएं है, अस्तित्व जो सह अस्तित्व के रूप में है, इन चारों अवस्थाओं में जो अंतर संबंध है, इनके जो निश्चित आचरण है, तो ये चीजें इनके नियमों को हम समझ पाए और वैसा प्रकृति के साथ यदि हम उन नियमों को ध्यान रख के करें तो जो परिवार में हम समृद्धि को प्रमाणित कर पाएंगे स्वावलंबन के द्वारा, उत्पादन के द्वारा। और यदि हम व्यवहार रूप में देखें तो जो सामाजिक नियम है, जो बौद्धिक नियम है, यदि हम इनको पालन करते हुए जीते हैं मानवतापूर्ण आचरण में, तो हम व्यवहार में न्याय को प्रमाणित कर पाएंगे। और जो प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन की बात हो रही है, तो प्रतिभा के रूप में जो समझदारी है, तो व्यक्तित्व के रूप में मेरे आहार, विहार, व्यवहार और व्यवस्था के भागीदारी के अर्थ में फिर वो संप्रेषित होगी ही। तो और यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो व्यवहार में सामाजिक होंगे ही। तो ये जो है दर्शन के प्रकाश में, अब यदि इसको व्यवहारिक धरातल में देखें तो मैं ऐसे देख पाती हूँ कि एक अभिभावक जो है, हम सब अभिभावक है ही, तो हम लोग जो है एक माँ को यदि देखे, एक पेरेंट्स को देखे, तो वो बिना किसी प्रतिफल अपेक्षा के अपने तन मन धन का समर्पण करती है। कोई माँ कोई हिसाब किताब नहीं रखती है कि मैं कितनी रातें गीले में सोई हूँ अपने बच्चे को जब मैं बड़ा की, तो कितनी रातें मैंने जाग के काटी हूँ। वहाँ कोई हिसाब किताब नहीं होता है, क्योंकि वहाँ वो अपने बच्चे से संबंध को पहचान पाती है। तो हर अध्यापक अभिभावक बन पाए, मतलब हर बच्चे के प्रति हमारे अंदर वो भाव पैदा हो जाए, हमारे स्नेह का वो विस्तार हो जाए कि ये मेरा ही बच्चा है और इसका जो है पोषण संरक्षण के साथ अभ्युदय मेरी प्राथमिकता है। तो मैं ऐसा कर पाऊं, हर बच्चे के प्रति मेरा ये दृष्टिकोण बन पाए, तब हम अध्यापक कहलाने लायक होंगे। जब मुझे पहली बार ये परिभाषा पता चली थी, तब सही मायने में मुझे लगा कि वाकई में शिक्षक या अध्यापक इतना गरिमामय पद है।
तो अब ये तो दो बातें तो हो गई। अब हम जिनके साथ काम करेंगे तो अब हम वो देखते हैं कि वो शिशु कैसा है, जिनके साथ हमको ये शिक्षा का कार्यक्रम करना है। तो जब हम शिशु को देखने गए, जो बच्चा विद्यालय में आ रहा है, तो ये समझ में आता है कि बच्चा तो जन्म से ही जिज्ञासु है। वो न्याय का याचक है, वो सही कार्य व्यवहार का इच्छुक है और सत्यवक्ता है, सत्यवक्ता होना चाहता है। तो शिक्षा की यदि हम देखें कि शिक्षा का लक्ष्य क्या है, मतलब उसका उद्देश्य जो है वो कैसे पूरा होगा, तो उसको देखने जाए तो अब ये किस तरीके से होगा, तो ये तो मैं आपको बताऊंगी, पर पहले थोड़ा सा भी ये बताती हूँ कि जैसे अभी होता क्या है, अभी बच्चे जब कुछ कार्य व्यवहार करते हैं तो हम उनके साथ डू और डोंट्स इसी पर काम करते हैं। आप ये करो, ये मत करो, और उसमें भी नहीं शब्द वो लाखों बार सुनता है हमसे, और हाँ शब्द बहुत गिने चुने बार सुनता है। तो अध्ययन क्रम में मेरा एक ध्यान यहाँ भी गया कि यदि हम जब करते हुए कोई बात बच्चों को टोकते हैं तो वो किसी को भी स्वीकार नहीं होता है। सही तरीका तो ये है कि हर बच्चे को कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता का वरदान मिला है। यदि हम अनुभव संपन्न होंगे, स्वायत्त मानव होंगे, तो बच्चे की कल्पनाशीलता में गर्भावस्था से ही 4.5 महीने से ही हम व्यवस्था के बीज डालना शुरू कर देंगे, क्योंकि गर्भावस्था से 11 वर्ष तक ही उनमें सारा बीजारोपण हो सकता है, बाद में नहीं होता है। ये हम देख ही पाते हैं कि इस उम्र तक बच्चा सुनना ही चाहता है, उसमें बहुत अधिक जिज्ञासा ही होती है। तो यदि कल्पनाशीलता में ही सही का प्रस्ताव डल जाए तो जैसी मानसिकता बनेगी, उस मानसिकता के अनुसार विचार बनेंगे, उन विचारों के अनुसार जब हम जीने जाएंगे तो धरती के साथ कार्य करेंगे और मानव के साथ व्यवहार करेंगे। तो यदि कल्पनाशीलता में सही का प्रस्ताव आ जाता है, जब बच्चा हमारे पास आया है, उस स्थिति में जब वो सुनना ही चाहता है, जानना ही चाहता है, समझना ही चाहता है, उस समय यदि हम कर पाते हैं तो जो सही विचार, सही मानसिकता से सही विचार होगा, तब वो करते वक्त सही कार्य करेगा और सही व्यवहार करेगा। तो एक मुझे ये काम लगा एक अध्यापक के रूप में। दूसरी बात मैं ये देखी कि अभी जैसे श्रीमान जी ने बात कही कि जो एनसीएफ 2005 ने या अभी तक जितने भी मिशन गठित हुए, सबका आशय तो यही था कि बच्चा जो है लर्निंग टू लिव टुगेदर, अर्थात साथ साथ जीना सीख जाए। लेकिन जिस तरह का हमारा जो पाठ्यक्रम होता है, जिस तरह की हमारी शिक्षा प्रणाली है, जिस तरह की हमारी मूल्यांकन प्रणाली है, जैसे ही हम बच्चे को कहते हैं कि बेटा आपको फर्स्ट आना है, आप देखो बीज हमने कहाँ से बोना शुरू कर दिया। जैसे ही बोला बेटा आपको फर्स्ट आना है, एक तरफ हमारा इंटेंशन है कि लर्निंग टू लिव टुगेदर, और दूसरी तरफ हम उनको कह रहे फर्स्ट आना है। जैसे ही हम बच्चे को बोलते फर्स्ट आना है, उसी पल वो अपने साथ खड़े हुए भाई बहनों को अब उस संबंधी के रूप में नहीं देख पाता। आप खुद अपने में जांचिएगा इस बात को। जैसे ही हमको लगता है कि कुछ एग्जाम होनी है और मुझे फर्स्ट आना है, तो मेरे साथ जितने खड़े होते हैं संबंधी, तब मुझे विरोधी नजर आने लगते हैं। तो एक तरफ तो बात हो रही है कि साथ साथ जीने की, सहअस्तित्व की बात होती है, लेकिन जीने के धरातल पर जस्ट अपोजिट हो जाता है। और ये बच्चा जो जन्म से ही जिज्ञासु था, वो जानना ही चाहता था, वो समझना ही चाहता था, वो पूछता ही है जब बोलने लगता है ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसा है। पर हमने एक तो हमारे पास समय नहीं, जिस तरह की हमारी दिनचर्या, हमारी जीवन शैली, जिस तरह की शिक्षा हम पूरे नहीं थे, तो हमने उनकी जिज्ञासाओं को कुंठित कर दिया, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं था, या तो समय नहीं था या तो उत्तर नहीं थे। तो यदि हम सही समझे होते तो हम उनकी जिज्ञासाओं को शांत कर पाते। तो यहाँ पर जैसे वो संबंधी को विरोधी के रूप में देखने लगता है, तो फिर वही हीनता और अहंकार वाली बात आ जाती है। कोई ज्यादा हो जाता है आगे, तो फिर बच्चा हीनता में चला जाता है, खुद आगे हो जाता है तो अहंकार में चला जाता है। साथ साथ जीना तो नहीं होता है। यही समझ में आता है, दूसरों का न होना बराबर मेरा होना, यानी यहाँ विशेषता वाली बात हम परोस दिए बच्चे को, जबकि होना था श्रेष्ठता। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मानव जो है शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। तो जो स्किल पार्ट है, समझ में हम एक जैसे हो सकते हैं, प्रकृति के नियमों को हम समझेंगे तो एक जैसा ही समझेंगे, लेकिन पात्रता जो है, योग्यता जो है, वो तो अलग अलग होगी। अलग अलग फील्ड में अलग अलग बच्चे एक्सपर्ट होंगे। किसी को खेलना अच्छा लगेगा, किसी को गाना अच्छा लगेगा, किसी को पेंटिंग अच्छी लगेगी, किसी को बढ़ाई का काम अच्छा लगेगा, तो सब एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम यदि उनका सही मूल्यांकन कर पाए, उनकी योग्यताओं को देख के उनको एप्रिशिएट कर पाएंगे, तो निश्चित ही वो पूरक हो पाएंगे। और वो जो हमेशा खुश ही था, बच्चा तो सुखी ही
हर पल सुखी था, हमने ही उनमें दुखी होने के बीज बोए। तो अब मुद्दा ये उठता है कि यदि हम ये जो शिक्षा की अपेक्षा थी वो पूरी कैसे होगी? तो जिसको देखने जाते हैं, तो जो बाबा जी ने कहा है दर्शन में कि जो 3 शब्दों का कहा कि सिलेबस क्या होगा बाबा जी, तो उन्होंने कहा था संबोधन, सहयोग और आज्ञा पालन। ये ही एक सिलेबस है अभी पहली क्लास का। तो इसको देखिए कि बाबा जी इसको क्यों दिए इतना महत्वपूर्ण, हमको खुद को भी समझ में नहीं आता, पर जब हमने इस पे काम किया, जो मैं बताई कि 5 साल में अभिभावक विद्यालय में भी काम की, तो इसके रिजल्ट्स देखे। तो जैसे हम संबोधन की बात करते हैं, तो संबोधन से संबंध की पहचान होती है। संबंध की पहचान में ये पता चलता है कि मेरी माँ है, तो माँ जब अपने कर्तव्य दायित्व के साथ होती है, माँ अपने उस संबोधन में यथार्थता के साथ होती है, वो अपने उसको निर्वाह कर पाती है, तो वो हर इसी तरह से पिता का क्या है, जो हमारे गुरु है उनका क्या है, भाई का क्या है, बहन का क्या है, किसी वस्तु का क्या है, हर चीज का यहाँ पर हमको मौलिकता पता चलेगी, उपयोगिता पता चलेगी। तो बच्चा जब संबोधन से संबंध की पहचान कर पाएगा, तो संबंध की पहचान करने से हम भी जब बेटा जी बोलते तो हमारे अंदर वो भाव आता है कि मेरा बच्चा है, और जब बच्चा भी अध्यापिका जी बोलता है तो उनके अंदर भी वो भाव आता है। तो संबंध की पहचान से ही फिर निहित जो उसमें कर्तव्य दायित्व है उधर भी ध्यान जाता है, और फिर उसमें जो मूल्य महत्ता है यदि उस पर काम होता है, हम उस उन मूल्यों के साथ निर्वाह करते हैं, तो निश्चित ही मूल्यांकन तो हर पल होता ही है, वो भी तृप्त होते हैं और हम भी तृप्त होते हैं। तो यही यदि पेरेंट्स भी करें और विद्यालय में भी यदि हम संबोधन से सही वो कर पाए, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर बच्चा भयमुक्त हो पाएगा, वो अपनी बात को शेयर कर पाएगा, वो अपनी हर बात जो उसको लगती है, क्योंकि आप देखो बच्चे जैसा होता है एज इट इज वैसा रख देते हैं। तो यहाँ पर हमको उनके अंदर जो है वो जो एक जुड़ाव है, हमारे प्रति विश्वास का भाव है, धीरे धीरे ऐसे ही उनको जो भाव रूप में हम वैसा संप्रेषित कर पाए, उनको ये आश्वासन दिला पाए अपने आचरण से कि हम भी, मतलब ये देखा जाए दूसरे शब्दों में कि घर में यदि एक माँ है, तो विद्यालय में दूसरी माँ जैसी है, अध्यापिका जी जो है वो भी माँ जैसी ही है, तो दोनों जगह उसको माँ मिले। जबकि अभी तो यह है कि विद्यालय में भी एक टीचर है और घर में एक दूसरी टीचर माँ के रूप में तैयार है। तो वास्तव में देखा जाए तो अभी की परंपरा की शिक्षा में हमने बच्चों से उनकी माँ को छीन लिया है, जबकि होना ये था कि एक माँ घर में और एक माँ जैसी विद्यालय में। तो ये हो गया संबोधन। अब जब ऐसा करेंगे तो होगा क्या? तो जब संबोधन से संबंध की पहचान होगी और मूल्यों का निर्वाह होगा, तो जो बच्चा न्याय का याचक था, अब वो न्याय प्रदायी क्षमता संपन्न हो गया। अब उसके बाद यदि हम सहयोग को देखने जाए, तो सहयोग में हम ये देखते हैं कि बच्चे को छोटी-छोटी चीज़ों की हम शेयरिंग सिखा पाए, कि बेटा पेंसिल की शेयरिंग कर रहा है, पराठा की शेयरिंग कर रहा है, रबर की शेयरिंग कर रहा है, जो भी चीज़ उसके पास है, बचपन से इन छोटी-छोटी चीज़ों के माध्यम से यदि हम शेयरिंग की आदत बच्चों में डालें, घर में अब खिलौने शेयर करना है, अपना जो भी चीज़ें हैं, वो चीज़ शेयर करें, तो इससे क्या होगा, इन छोटे-छोटे कामों से, शेयरिंग से बच्चों की जो अंगुलियाँ हैं, क्योंकि ब्रेन पर भी बहुत सारी वर्कशॉप हुई और हमने उसमें देखा, मैं खुद भी इसको की थी, तो देखा कि जितना भी हम दोनों हाथों से काम करवाते हैं, बच्चों से खुद करते हैं और बच्चे से कराते, तो हमारे जो 2 ब्रेन हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, वो भी उतने ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो जितना ज़्यादा बच्चे वो सहज काम जो खुशहाली पूर्वक कर पाए, यदि वो काम कर पाएँगे, तो हैंड आई कॉन्टैक्ट जो ये कोऑर्डिनेशन है, ये भी इनका स्ट्रॉन्ग होगा, और इस तरह से ये शेयरिंग करते-करते बच्चा धीरे-धीरे फिर उसका जो है उपकार दृष्टि में शिफ्ट हो जाएगा। अभी वो पेंसिल शेयर कर रहा है, आगे आके फिर वो तन मन धन वो उपकार में लगाएगा, और इस तरह से व्यवस्था दृष्टि यानी धर्म दृष्टि विकसित होगी। और अब जो वो बच्चा सही कार्य व्यवहार का इच्छुक था, अब वो सही कार्य व्यवहार की योग्यता से संपन्न हो गया। एक चीज मैं और देखती हूँ, जैसे श्रीमान जी ने कहा कि नेचर के साथ कनेक्ट करके बच्चों को सिखाना है, समझाना है। तो मैं ये देख पाई, जब हम लोग वहां पर मिट्टी के खिलौने बनवा रहे थे, तो कुछ बच्चों ने गाय बनाई, तो बच्चों की कल्पनाशीलता कैसे काम करती है, तो एक बच्चे ने बहुत जल्दी ही एक बड़ा सा ऐसा बर्तन बनाया। उनसे पूछा, बेटा ये किस लिए है? तो उन्होंने कहा, अध्यापिका जी ये जो गाय है ये पानी भी तो पिएगी ना, तो ये जो बर्तन है उनके पानी पीने के लिए है। तो बच्चे तो खुद ही इतने क्रिएटिव है ही, हमको ऐसा अवसर उपलब्ध कराने की जरूरत है। फिर एक तीसरा पॉइंट देखते हैं, आज्ञा पालन। तो आज्ञा पालन में ये देखें कि अभिभावक यदि मानवीयतापूर्ण आचरण से संपन्न है, उनकी दिनचर्या फिक्स है,
दिनचर्या का मतलब ये है कि बच्चों के सोने के पहले अध्ययन कर पाए और बच्चों के सोने के बाद अध्ययन के लिए समय निकाले और बच्चों के जागने के पहले अध्ययन के लिए समय निकाल पाए, क्योंकि हम जब समझ पाएंगे तो ही जी पाएंगे। तो परंपरा में अभी तो हम सब समझे हुए नहीं हैं, तो हमको अपनी दिनचर्या में हम पढ़ने के लिए कितना समय निकाल रहे हैं, श्रम के लिए कितना समय निकाल रहे हैं। यदि हम श्रम का सम्मान कर पाएंगे, यदि अध्ययन में भागीदारी में हमारा श्रम लगेगा, क्योंकि हमको पता है सम्मान जो हमारा है, व्यवस्था में हम जो भागीदारी करते हैं वही हमारे सम्मान का आधार है। तो यदि तन मन धन में हम समर्पण करते हैं तो हमारा बच्चा उस चीज को देखेगा कि हमारे पेरेंट्स का, हमारे गुरु का, हमारे अध्यापिका जी का मन कहाँ लगा है। मन जहाँ लगेगा वहां तन भी लगेगा और धन भी लगेगा। फिर वो भी देखता है कि यही करने लायक काम है, यही सही काम है। वहीं से उसमें वो श्रेष्ठता के बीज डल जाएंगे कि मैं भी बड़ा हूँगा तो मैं भी ऐसा ही करूंगा, क्योंकि मैं देख पाता हूँ कि पेरेंट्स जब उत्सव पारा से आते हैं तो इन लोग 6 दिन नौकरी करके जब 7वें दिन वहां से आते तो भी बिना इन लोग रेस्ट किया, ब्रेक लिए, इतना करते उसके बाद इतने उत्सवित कैसे रहते हैं। तो ये जो हमारी व्यवस्था में जो छोटी मोटी हम कर पा रहे हैं अभी, तो वो बच्चों में संप्रेषित होती ही है। तो हमारे आचरण से बच्चों में वो चीज जाएगी और आज्ञा पालन हमेशा श्रेष्ठ का ही होता है। जिसको हम श्रेष्ठता के रूप में स्वीकारते हैं वही आज्ञा पालन होता है। दूसरी बात एक और है कि इसमें अभी हमारे परिवारों में आज्ञा देने के लिए कोई अवसर ही नहीं है। घर में सारे कामों के लिए काम वाली बाई लगी हुई है, श्रम का कोई अता पता नहीं है। श्रम को अभी परंपरा में शिक्षा को जो भ्रम से मुक्त करना था, हमने श्रम से मुक्त कर दिया। तो अब इस स्थिति में ऐसा हो गया कि बच्चे श्रम को शर्म समझने लगे। तो यदि हम श्रम का सम्मान कर पाते हैं तो बच्चा भी वैसा करेगा। यदि वहां उत्सव पार में प्रत्येक परिवारों में किसी किसी स्किल पे श्रम होगा ही, सबके अपने अपने कुछ स्वावलंबन के आधार होंगे, तो बच्चा वो देखेगा और खेल खेल में वो सीख जाएगा। तो इस तरह से शहरों में तो मैंने देखा आज्ञा के लिए कोई अवसर ही नहीं बच्चों के पास करने के लिए, कोई काम ही नहीं घर में करने लायक। तो उसके लिए ये बड़े अच्छी बात है कि हमको उत्सव पारा जैसे डिजाइन मिला, जहां पर ये सारे अवसर बच्चों को मिलेंगे, प्रकृति के सानिध्य में वो अध्ययन कर पाएंगे, समझ पाएंगे और इन जो भी इतने परिवार हैं इनको साथ साथ परस्परता में खूबसूरती से जीते हुए संबंध का निर्वाह करते हुए देखेंगे। तो हमारी जो शिक्षा की मूल चाहना थी, अब ऐसा करते करते यहाँ पर ये भी बात है कि अध्यापक का मतलब ही क्या है कि वो बोध करा दे, सत्य का बोध करा दे, पूरा अस्तित्व जैसा है वैसा वो बोध करा दे। जब उसकी रितम भरा, बच्चे की रितम भरा सत्य से भर जाएगी, और वो कब भरेगी? जब पेरेंट्स के रूप में मेरी खुद की भरी होगी, अभिभावक के रूप में मेरी भरी होगी, अध्यापक के रूप में मुझे सत्य से मेरी रितम भरा भरी होगी, तब तो मैं बच्चों को दे पाऊंगी, क्योंकि जिसके पास जो होता है वही बढ़ता है। तो ये समझ में आया कि अभी इस परंपरा में तो काम हम पर ही करना है, और यदि हम सत्य से भर देंगे तो फिर वो सत्य वक्ता हो ही जाएगा, सत्य दृष्टि उसकी विकसित हो जाएगी। तो अब जो शिक्षा का उद्देश्य था न्याय का याचक से बच्चा इस तरीके से न्याय प्रदायी क्षमता संपन्न हो गया, सही कार्य व्यवहार का इच्छुक से सत्य बोध करा पाए, और सत्य वक्ता जो हम खुद बच्चे को जो बोध करा पाए सत्य का, तो अब उसमें वो अब सत्य को व्यक्त कर पाएगा। इस तरह से जो अपेक्षा है, इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। एक छोटा सा प्रयास हुआ है। तो मेरी इतनी ही बात की। नमस्कार। बहुत बढ़िया श्रीमती जी, खूब अच्छा। फीडबैक का क्रम चलते हैं अपन, है ना? ठीक है। हाँ दीदी, सब लोगों को नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। सुन रहे हैं ना? हाँ, सभी सुन रहे दीदी, रखिए। हाँ दीदी, कितना सुंदर प्रस्तुति है दीदी, बहुत मन से कृतज्ञता आप दोनों को, भैया को और आपको भी दीदी को। एक ने एक बच्चे को क्या क्या देना है ये पूरे रूपरेखा के साथ प्रस्तुत किए, और उसको देना कैसे है ये आपने दिए। तो इस तरह से दोनों आपस में, आप दोनों की उपयोगिता पूर्वकता हमारे लिए बहुत बड़ी जो है प्रेरणा की बात है। ये हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, पहले हम बोलते थे कि सरकारी स्कूल में ऐसा है ऐसा है ऐसा है करके, अब देख रहे हैं तो कंटेंट वही है और हम में देने की क्षमता विकसित हो गई, तो हम उसी कंटेंट में बच्चे को विद्या के प्रकाश में भी वस्तुएं दे पाएंगे। इसके लिए भरपूर अपने को अवकाश है उसमें, ये मैं देख पा रही हूँ। बहुत बढ़िया। और ये जो है, और ये जो बच्चे को जो जिस चीज को हम बोल बोल के कराते हैं, वो तो ऐसे ही अनुकरण अनुसरण पूर्वक को देखते हुए ही कर लेगा।
अभी हम उसके पास सही का विकल्प नहीं दे पा रहे हैं, अपने पास खुद सही नहीं है, तो बच्चे को क्या बोल देते हैं, अपने रास्ते में आना, अपने रास्ता में जाना, सही काम करना। तो अपना रास्ता क्या है बच्चा बिल्कुल नहीं समझ पाता, हम ही नहीं समझे हुए हैं अपना रास्ता का क्या मतलब। मुझे जो समझ में आया, मेरे माता पिताजी ने जो बताया अपने रास्ते में आने जाने का मतलब, तो किसी से कोई मतलब मत रखो, अपने काम से काम रखो। बढ़िया दीदी जी, बहुत बढ़िया। ये था। खूब तो बढ़िया एक दिन मैं इसको देखी कि मेरी तबीयत खराब हुई और अम्मा थी नहीं घर में, तो मेरे बड़े पापा की बहू थी, उसने घर में आके कुछ मेरी हेल्प की। तब मेरे मन में ये बात आई कि आज मुझे कितनी जरूरत थी, तो इसने आके मुझे मेरी हेल्प की। ये भी तो कभी बीमार पड़ती होगी, इनको भी जरूरत पड़ता होगा, तो हम तो किसी के घर नहीं गए कभी। और किसी से मतलब मत रखना बोलते हैं, तो जब हम किसी से मतलब नहीं रखेंगे तो हमारे से मतलब कौन रखेगा। तब ये मुझे समझ में आया, बहुत सारी बात जो मैं नहीं देख पाई थी वो देख पाई। मैं सही का मतलब वही था कि हमको तो किसी से लेना देना नहीं है, किसी का चाली चुगली नहीं करना है, किसी का कुछ लूटना काटना नहीं है, तो हम अपने में सही जी रहे हैं, ऐसा सोचे कुछ रखी और थी। फीडबैक लेते दीदी, है ना, कुछ और इसमें फीडबैक लेते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है, इसमें कैसे अपने है? को समझ में आ गया दीदी। और बच्चों ठीक को है। जिस तरीके से आपने जज किए और उनको परोसने की बात बोले, बहुत अच्छी बात है कि हम जी आसानी से दे पाएंगे। और उससे पहले महत्वपूर्ण बात है कि हम उससे फुलफिल हो जाएं। जी दीदी, है तो ना। बहुत तो अपन बहुत अब धन्यवाद आप दूसरे लोगों और को। पे, हाँ जी, धन्यवाद दीदी, धन्यवाद, है ना। जी, मैं पवनेंद्र कुमार, मुरादाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हूँ। और धन्यवाद भाई जी। मैं आपका देखा था तो सुनने लगा, प्रस्तुति बहुत अच्छी है। मुझे इसमें ऐसा लगता है कि क्या हमें नहीं चाहिए कि परिवार में जो अभिभावक हैं उनको भी इस शिक्षा के लिए पहले तैयार कर पाएं। और क्योंकि ये जो शिक्षा है, इसको अगर देखें तो ये शिक्षा तो जीने वाली है, बट जी। अभी जो प्रेजेंट सिनारियो में देखते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं लगती है बहुत सारे लोगों को। क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने अभी, हम लोग सब डिस्कस कर ही रहे थे कि बहुत सारा ये कर रखा है कि ये मेरा है, तेरा है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना है। तो अभी तो एक दूसरे के बीच में दूरियां बनाने वाली शिक्षा का है और सब उसी में लगे हुए हैं। जी। तो मुझे लगता है कि पहले अभिभावक तैयार हो जाएं तो ये जल्दी इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। और प्रस्तुति जी, बहुत अच्छी रही जी। धन्यवाद। धन्यवाद भाई जी। तो आपने जो कहा ना कि शिक्षक अभिभावक को तैयार होना है, तो हमारे प्रशिक्षण का हेडिंग ही है अभिभावक शिक्षक प्रशिक्षण। सारे अभिभावक, उत्सव पारा का प्रत्येक अभिभावक शिक्षक होगा, इसलिए सबको प्रशिक्षण लेना। ये नहीं कि जो 4 लोग पढ़ाएंगे वही प्रशिक्षण लेंगे, हम सब अभिभावक को ही शिक्षक अध्यापक बनना है ना भैया जी। तो हम, हमारी ही तैयारियां है, बच्चे तो लेने के लिए तैयार ही है। बहुत बढ़िया भाई जी। हेलो दीदी, नमस्ते हाँ सभी को। नमस्ते। हाँ, तो मैं मुझे ये बात समझ में आई कि जैसे एक अभिभावक शिक्षक, वो एक स्वायत्त मानव के साथ प्रस्तुत होगा, स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी रूप। और बच्चों के साथ प्रस्तुत होगा, जो वो कर रहा है कार्य, व्यवहार और विचार में एकरूपता होने से बच्चे भी उसका अनुसरण करते हुए उसका मतलब वो आगे बढ़ पाएगा, ऐसा दिखता है। आज जैसे आपने बताया, तो बच्चे का इतना अनुसरण करते हुए एक शिक्षक का वो करेगा, तो उसमें स्वतः ही संबोधन, आज्ञा पालन और सहयोग की भावना उसमें आज आएगा, ऐसा विश्वास बन रहा है देखने से। और शिक्षक और अभिभावक पूरा मतलब पूरा होंगे तो बच्चों के लिए पूरा पढ़ेंगे, अगर ये सारे गुण आएगा तो बच्चों में वो जो हम देना चाहते हैं वो स्वतः ही उस पर आएगा। दीदी बस इतना ही। बहुत बढ़िया दीदी। और एक प्रस्तुति, मतलब और एक फीडबैक हो जाए तो नेक्स्ट। हेलो सबको नमस्ते। नाम हाँ बड़ी मम्मी जी। ये NCF का 2005 का इसके पूर्व से और चर्चा हो चुकी है। तो बच्चा पूर्व ज्ञान लेकर आता है। हाँ, तो उसी को ध्यान में रख कर उसके आगे की कड़ी को जोड़ के आगे बढ़ाने की बात है, ये बहुत अच्छी है। और
बच्चा रटन प्रणाली से दूर किया जाए, समझ प्रणाली उसकी बढ़ाई जाए, ये भी अच्छा है। और पाठ्यक्रम में इसका बहुमुखी विकास हो, इसके लिए परीक्षा प्रणाली लचीला बनाने की बात है। बच्चा हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, उसके अंदर भावना में विकास होगा, ऐसा है। आदर और बच्चों में आदर्श की स्थापना करने के लिए एक अच्छा सा परिवेश में उनको नैतिकता की बात बताई जाए, जिससे देश में अच्छा नागरिक बन सके। ये सब पॉइंट ना बहुत अच्छे हैं बड़ी मम्मी से बच्चों को सिखाने के लिए। इस पर एक बार और चर्चा कर चुके हैं हम लोग इसी पे। बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा जी। सभी को नमस्ते। आज दो बिंदुओं पर चर्चा हुई, एनसीएफ 2005 और अभिभावक शिक्षक की तैयारी। के भैया ने जो बात रखी है उसको मैं संक्षिप्त में रख देती हूँ पुनः। एक तो पाठ्यचर्या की बात हुई, तो पाठ्यचर्या ये किसी देश के लिए कुछ सालों को ध्यान में रख करके, जैसे 10-15 साल के लिए एक शिक्षा की रूपरेखा बनाई जाती है जो हमको एक गाइडलाइन प्रदान करती है। फिर उसको धरातल में लाने के लिए एक पाठ्यक्रम विषय के आधार पे बनाए जाते हैं। तो और उन पाठ्यक्रम को पहुंचाने के लिए पाठ्य वस्तु का निर्माण किया जाता है। फिर इसमें जो चर्चा हुई वो एनसीएफ 2005 के आधारभूत 5 सिद्धांतों पर चर्चा हुई, जिसमें पहला सिद्धांत है कि हर बच्चा पूर्व ज्ञान लेकर के आता है और वो अपने पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर ही नए ज्ञान का सृजन करता है। दूसरा है पढ़ाई को रटंत्र प्रणाली से मुक्त किया जाना। तीसरा, पाठ्यक्रम इस प्रकार से बनाया जाए कि उनका सर्वांगीण विकास हो, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज शामिल होती हैं। चौथा है परीक्षा प्रणाली लचीला हो, और अभी जैसे मूल्यांकन पद्धति को हम देखें तो संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र दोनों का संयुक्त रूप से अभी मूल्यांकन प्रणाली को लागू किया गया है। पांचवा देखें कि हमारी शिक्षा ऐसी हो जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित किया जा सके। तो ये आधारभूत 5 सिद्धांत हुए। अब दूसरा हमारा जो टॉपिक है अभिभावक शिक्षक की तैयारी। तो इसमें सबसे पहले तो अभिभावक और अध्यापक की बात हुई। तो अभिभावक और अध्यापक दोनों के लिए देखें तो दोनों समझदारी के साथ जीता हुआ जो व्यक्तित्व है या व्यक्ति है वही एक अध्यापक और अभिभावक हो सकता है। लेकिन हम सभी समझने के क्रम में हैं, तो समझने के क्रम में है तो और हम समझने के क्रम में हैं और बच्चों तक भी संस्कार के रूप में चीजें पहुंच जाएं, तो इस क्रम में है। तो इसलिए एक अभिभावक और एक अध्यापक की भूमिका को हमको ध्यान रख करके अनुकरण करने की आवश्यकता दिखती है। तो इसमें जो मुख्य बात हुई कि हर अध्यापक एक अभिभावक बन जाए और बच्चे को अपने स्वयं के बच्चे के जैसा, जैसे अपने बच्चे के लिए जिस तरीके के भाव के साथ होते हैं उसी भाव के साथ बच्चे को हम विद्यालय में अध्यापक के रूप में भी स्वीकार पाएं। और दूसरी एक चीज इसमें ये भी जुड़ती है, क्योंकि ये अध्यापक और शिक्षक की अभिभावक और शिक्षक की संयुक्त बात हो रही है, तो अभिभावक भी अध्यापक को ये अधिकार प्रदान कर पाए कि अध्यापक जो कुछ भी कर रहे हैं वो मेरे बच्चों में संस्कार स्थापित करने के लिए है, तो इतनी स्वीकृति उनमें स्थापित हो जाए। तो एक अधिकार प्रदान करने वाली बात है और अपनत्व स्वीकारने वाली बात दिखती है। इसमें तीसरी बात ये हुई कि बच्चों के लिए अगर देखें तो बच्चों की जो या शिशु की या हर मानव की जो मूल प्रवृत्ति है, एक तो जिज्ञासु होता है, न्याय का याचक होता है और सत्यवक्ता होना चाहता है और सही कार्य व्यवहार भी करना चाहता है। और एक अभिभावक और शिक्षक को ये बात भी ध्यान रखने की आवश्यकता लगती है कि बच्चा जो है गर्भ से लेकर के 11 वर्ष तक जो उसमें जो सीखने की या फिर जिज्ञासा करने की या जो समझने की प्रवृत्ति है वो सबसे अधिक होती है। तो इस चीज को हम ध्यान रख पाए एक अभिभावक के रूप में और शिक्षक के रूप में।
अब बच्चों में संस्कार स्थापित करना है तो उसके लिए एक तरीका है जो हमको दर्शन से मिला है, इस उम्र में अगर कहें तो एक संबोधन, सहयोग और आज्ञा पालन के रूप में। तो संबोधन पर अगर ध्यान दे तो ये सीधे संबंध की पहचान और कर्तव्य दायित्व तक जाता है। और इसमें अगर देखें तो परिवार में भी बच्चा और विद्यालय में भी, एक अभिभावक के पास भी और एक अध्यापक के पास भी बच्चा जो है भय मुक्त होकर के संवाद कर पाता है। दूसरी सहयोग और आज्ञा पालन की भी बात हुई, तो सहयोग की प्रवृत्ति तो बच्चे में जन्म से रहती ही है। उस सहयोग की प्रवृत्ति को पोषण करते हुए हमको एक अध्यापक की भूमिका को निभाना है। और अगला जो है आज्ञा पालन, तो आज्ञा पालन बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति, अनुसरण की प्रवृत्ति होती है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हमको स्वयं की दिनचर्या को व्यवस्थित करना है, जिसमें स्वाध्याय निर्धारित हो, श्रम का अभ्यास हो, स्वास्थ्य को लेकर के हो, न्याय सुरक्षा को लेकर के। तो ये इन चीजों में हमारी दिनचर्या, इन आयामों में हमारी दिनचर्या अगर व्यवस्थित होती है तो बच्चे को वो दिखता भी है और वो स्वीकार भी होता है। तो मैं अपनी तरफ से इतनी बातें रख पाई दीदी, आप लोगों ने जो प्रस्तुत किया, तो उसके लिए धन्यवाद दीदी।